तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सडन इंटेंस मिड एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी कि पेन कैसा है, एक तो पेन सडन हुआ है और मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर है, एंड पेन रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर, और पेन हमारा क्या कर रहा है, राइट शोल्डर के अंदर जा रहा है, यानी कि फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि मिड एपिगैस्ट्रिक पेन है। मिड एपिगैस्ट्रिक पेन, ये मिड एपिगैस्ट्रिक क्या है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके रीजन है, उसमें मिड एपिगैस्ट्रिक जो हमारा रीजन है, ये वाला क्या है हमारा मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन है। अब इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, और पेशेंट को पेन कैसा है, सडन है, और कैसा है, रेडिएटिंग पेन है, और रेडिएट कहाँ हो रहा है, शोल्डर में। तो वो पूछ रहा है कि मे इंक्लूड, तो पूछ रहा है डायग्नोसिस क्या है, कि डायग्नोसिस हम क्या करेंगे इस पेशेंट को, तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होगा, जीईआरडी होगा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या अल्सर परफोरेशन होगा। तो हमारी डायग्नोसिस क्या है, तो हम बात करते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में। तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कभी भी मिड एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं होगा, उसमें उसमें पेन जो होगा वो हमारा लोअर एब्डोमेन के अंदर होगा। इसमें पेन जो होगा वो कहाँ होगा, लोअर एब्डोमेन के अंदर। हमारा जो जीईआरडी है, जीईआरडी का मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो एसिड होता है स्टमक का वो वापस किसमें चला जाता है, इसोफेगस के अंदर, या हम बोले कि उसका बैक रिगर्जिटेट हो जाता है इसोफेगस में, जिसकी वजह से हमारा जो थोरैक्स रीजन के अंदर होता है, मिड थोरैक्स के अंदर हमारा पेन होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होगा हमारा कि जो स्टमक से जो कंटेंट है वो बाहर नहीं जाएगा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसी डिजीज इसके किसके अंदर आती है, हमारी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, जो हमारे क्या करती है, हमारे फूड कंटेंट को आगे इंटेस्टाइन के अंदर जाने से रोकती है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, पेन होगा, लेकिन इतना क्या होगा, तो सडन पेन नहीं होगा, दूसरा पेन रेडिएट नहीं होगा कि वो पेन राइट शोल्डर के अंदर चला जाए। तीसरा है फोर्थ ऑप्शन हमारा अल्सर परफोरेशन। तो हम बात कर रहे थे कि मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन हो रहा है हमारा, तो मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन का जो पेन है वो कब होता है हमारा, जब हमारे को क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, हम इसको, इसमें एक होता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक, और एक हमारा होता है ड्यूओडिनल अल्सर, ड्यूओडिनल अल्सर। जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक की, तो गैस्ट्रिक का जो पेन होता है वो हमारा लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में, या फिर हम बोले कि हमारा लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन के अंदर इसका पेन होता है। लेकिन जो हमारा ड्यूडिनल का पेन होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, मिड एपिगैस्ट्रियम में। मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन होगा वो हमारा किसका होगा, ड्यूडिनल अल्सर का होगा। और लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन बोले या लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में जो होता है हमारा पेन किसका होता है, हमारा पेन होता है गैस्ट्रिक अल्सर का। अब यहाँ पे है कि अल्सर परफोरेशन, कि अगर पेशेंट को अल्सर परफोरेट हुआ है और पेशेंट का जो पेन है वो कहाँ, मिड एपिगैस्ट्रिक में है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो हमारा स्टमक है, स्टमक का कौन सा पार्ट होता है हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे पार्ट होगा ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम पार्ट जो होता है उसके अंदर क्या हुआ, अल्सर। तो ये हमारा क्या है, पेप्टिक अल्सर का कौन सा है, ड्यूडिनल अल्सर। और ड्यूडिनल अल्सर जो होता है हमारा मोस्ट कॉमन अल्सर होता है। अगर हम पेप्टिक अल्सर में कुछ पूछे कि मोस्ट कॉमन अल्सर कौन सा है, तो हमारा क्या होगा, ड्यूडिनल अल्सर। और अल्सर जब परफोरेट होता है, परफोरेशन का मतलब क्या हुआ, कि जब हमारा अल्सर हुआ था तो उसने हमारे इसमें 4 लेयर है, मस्कुलरिस, तो सबसे पहले है म्यूकोसा लेयर, फिर हमारी होती है सब म्यूकोसा, फिर हमारी होती है मस्कुलरिस लेयर, और फिर हमारी लास्ट में होती है सिरोसा। तो हमारी मस्कुलरिस जो लेयर है इसके अंदर और सब मस्कुलरिस के अंदर, इसमें क्या होती है, हमारी नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। जब हमारा नर्व अल्सर होते हैं तो अल्सर किसको, किसके ऊपर, उसमें टीयर की वजह से होता है, हमारी म्यूकोसा के अंदर। यानी कि जब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, टीयर होता है, तो उस वजह से हमारा क्या होगा, यानी कि ये हमारी क्या है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा में अगर टीयर हुआ तो उसकी वजह से हमारा अल्सर होता है। लेकिन अगर यही अल्सर हमारा डीप चला जाए, यानी कि ये किसको इन्वॉल्व करे, सब म्यूकोसा को और मस्कुलरिस को, यानी अगर हम जो बात टीयर की कर रहे हैं, जो टीयर होगा वो हमारा कहाँ तक होगा, मस्कुलरिस तक होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। और एसोसिएटिव नर्व सप्लाई जो होती है वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर फैली हुई होती है, जिसकी वजह से हमारा जब अल्सर परफोरेट होगा, हम हमारा अल्सर जब परफोरेट होगा तो पेन कहाँ पे रेडिएट होगा, हमारा राइट शोल्डर में। और पेन जो सडन होगा, कि जैसे हमारा अगर अल्सर परफोरेशन हुआ, किसी भी रीजन की वजह से अल्सर परफोरेट होगा, तो पेन जो होगा क्या होगा, सडन होगा। क्योंकि हमारा एचसीएल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो क्या करेगा, नर्व को इरिटेट करेगा, और नर्व जब इरिटेट होगी तो हमारा क्या होगा, पेन रेडिएट होगा। और कहाँ पे रेडिएट होगा,
राइट शोल्डर में। तो हमारा इसका आंसर होगा अल्सर परफोरेशन। या फिर अगर कोई पूछे कि इसका अल्सर परफोरेशन में भी कौन सा होगा, तो हमारा होगा ड्यूओडिनल अल्सर परफोरेशन, ड्यूओडिनल अल्सर परफोरेशन। तो यहाँ तक समझ में आया कि हमारा जो पेन हो रहा है वो मिड एपिगैस्ट्रिक में किस वजह से हो रहा है और क्यों रेडिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बिलो विल लीड टू एडिमा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा प्लाज्मा का कितना लेवल होना चाहिए, नॉर्मल लेवल कितना होता है, वो कितना कम होगा तो वो हमारे को एडिमा लीड करेगा। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं, तो थिंक योर आंसर कि आपका आंसर क्या है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं नॉर्मल प्लाज्मा लेवल में, नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, कि नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो है वो हमारा कितना होता है। तो नॉर्मल हम टोटल प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि टोटल प्रोटीन लेवल जो है वो हमारा कितना होता है। तो हमारा होता है 6.0, मतलब हम बोलेंगे हमारा लेवल कितना होगा 6.0 टू 8.4 mg पर डीएल, ग्राम पर डीएल। तो हमारा कितना होगा 6.0 टू 8.4 ग्राम पर डीएल। अब हमारा कितना लेवल हो जाए कि ये एडिमा को लीड करे। मतलब एडिमा का क्या होगा कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड किस में शिफ्ट हो जाए, हमारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। तो हमारा कितना लेवल होना चाहिए। प्रोटीन जो होती है हमारी, उस प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है। प्रोटीन का मेन फंक्शन है ओस्मोटिक प्रेशर को बना के रखना, ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ये हमारा इसका काम है प्रोटीन का। अब प्रोटीन अगर किसी पेशेंट के अंदर कम होगी तो उसका क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, और तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो वो किसको लीड करेगा, हमारा एडिमा को। अब लेवल कितना होना चाहिए, अगर 8 से, तो 8 तो हमारा नॉर्मल के अंदर है, 8, 7 और 6 जो है वो अबाउ 6 भी नॉर्मल, तो मतलब ये तीनों जो है ये 6 से अबाउ और 8.4 से ये हमारा किसमें आता है, नॉर्मल का। तो ये तो जो लेवल है वो हमारा किसके अंदर है, नॉर्मल के अंदर है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्लाज्मा का लेवल है वो कितना होना चाहिए, हमारा 5 से कम, यानी प्लाज्मा प्रोटीन का जो लेवल है, प्लाज्मा प्रोटीन अगर हमारा लेस देन 5 ग्राम पर डीएल है तो इसका ये क्या लीड करेगा, हमारा एडिमा को लीड करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें जो मेन रीजन, जो मेन रोल जो होता है, मेन रोल किसके अंदर, ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर, तो वो कौन किसका होता है, हमारा एल्बुमिन का। इसमें हमारा मेन रोल किसका होता है, हमारा एल्बुमिन का। और नॉर्मल लेवल कितना होता है एल्बुमिन का, 3.4 टू 5.4 वही ग्राम पर डीएल। ये कितना किसका लेवल होता है, हमारा एल्बुमिन का 3.4 टू 5.4 ग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल लेवल होता है। अगर इसका लेवल लेस देन 2 ग्राम पर डीएल हो जाए, कितना हो जाए, लेस देन 2 ग्राम पर डीएल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये पेशेंट के अंदर ये भी क्या करेगी, एडिमा लीड करेगी। एल्बुमिन, एल्बुमिन नॉर्मल होती है हमारी 3.4 ग्राम, 3.4 टू 5.4 ग्राम पर डीएल। अगर इसका लेवल लेस देन 2 ग्राम पर डीएल हो जाए तो ये क्या लीड करेगी, हमारा एडिमा। तो ये हमारा लीड करेगी एडिमा, एडिमा को लीड करेगी। और अगर प्रोटीन का लेवल, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल किससे कम हो जाए, 5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए, तो वो टोटल प्रोटीन, तो ये क्या लीड करेगा, एडिमा। और इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, 6 टू 8.4 ग्राम पर डीएल। तो याद रखना कि जो हमारा अगर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल इससे कम हो जाए 5 से, तो वो क्या करेगा, हमारा एडिमा कोज करेगा। बाकी जो भी जितने भी ऑप्शन है हमारे इसमें, वो सारे किसके अंदर है, हमारे नॉर्मल वैल्यू है, वो इन सबकी क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। तो ये हमारा था प्लाज्मा प्रोटीन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, विच मैन्यूवर इज डन टू टेम्परेरीली स्टॉप इनएडवर्ट ब्लीडिंग ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। यानी कि किसी पेशेंट की क्या हुई है, कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, तो उसकी टेम्परेरी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या मैन्यूवर यूज करेंगे। तो थिंक योर आंसर अबाउट इट, कि आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट वन हम बात करते हैं, जब भी हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। जब भी हम इसको गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इस सर्जिकल प्रोसीजर में हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग जो होती है
हमें पता है कि जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है किसकी, लीवर की, वो कहाँ से आती है? एक तो हिपैटिक आर्टरी से, सेकंड वन हमारी पोर्टल वेन से। हमारी जो 20% जो ब्लड सप्लाई होती है, 20% ब्लड सप्लाई तो करती है कौन? हिपैटिक आर्टरी। बची हुई 80% जो होती है वो करती है हमारी पोर्टल वेन। और ये हिपैटिक आर्टरी जो करती है, ये क्या करती है? सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है किसको? लीवर को। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोर्टल वेन कहाँ से आती है? जो भी हमारी एंटेरिक वेन्स जो होती हैं वो क्या करती है? मिल के पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती है। और पोर्टल वेन के अंदर क्या होता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसके? न्यूट्रिएंट रिच जो हमारी वेन होती है वो कौन सी होती है? पोर्टल वेन। और ये किसके अंदर जाती है? हमारी लीवर के अंदर। तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है लीवर की, वो मेन क्या है? हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। जिसमें मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? जिससे मोस्ट कॉमन सप्लाई होती है पोर्टल वेन। और ये क्या होती है? हमारी हिपैटिक आर्टरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम क्या मैन्युवर यूज करें कि जिससे हमारी ब्लीडिंग कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे को, हम इसके अंदर क्या होता है? एक लिगामेंट होता है। लिगामेंट का नाम क्या है? लिगामेंट का नाम है हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। ये क्या करता है? लीवर और ड्यूडिनम को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। और इस लिगामेंट के अंदर हमारा क्या होता है? इस लिगामेंट से ये दोनों चीजें गुजरती हैं, पास होती हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें से क्या क्या जाएंगे? पोर्टल वेन और हमारी हिपैटिक आर्टरी। अब हमें क्या करना होगा? अगर ब्लीडिंग को रोकना है तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को बंद करना होगा। अगर इन दोनों को बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे? हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट को क्लोज कर देंगे या इसको टाई कर देंगे, या फिर हम कहेंगे इसको टेम्परेरी किसी फोर्सेप की वजह से, फोर्सेप की हेल्प से इसको बंद कर देंगे। इस हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट को बंद करने वाला जो मैन्यूवर है, इस मैन्यूवर का नाम है हमारा प्रिंगल मैन्यूवर। प्रिंगल मैन्यूवर, इसको हम बोलेंगे प्रिंगल मैन्यूवर। और ये प्रिंगल मैन्यूवर, इसका अंदर क्या करते हैं? हम हिपैटोड्यूडिनल हमारा जो लिगामेंट है इसको क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? हमारी पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी जो है दोनों बंद हो जाएंगी। जब वो दोनों बंद होगी तो हमारा जो है कोलेसिस्टेक्टमी के दौरान या हमारा गोल ब्लैडर रिमूवल के दौरान क्या होगा? हमारा ब्लीडिंग रुकेगी। इसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग कम हो जाएगी या ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा प्रिंगल मैन्यूवर। यानी प्रिंगल मैन्युअल में हम क्या करेंगे? हम इसको हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट को क्लोज कर देंगे या बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है? उसने ये नहीं पूछा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसने पूछा है कि जो हमारे सिम्टम्स आते हैं इन्फ्लामेशन के, उनकी मैकेनिज्म क्या है, कि वो सिम्टम्स क्यों आते हैं, इसने उसके बारे में पूछा है। तो मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो हमारा जो है रेडनेस एंड पेन। रेडनेस एंड पेन जो है वो उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका? इन्फ्लामेशन का। और पेन साइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? हमारी ब्लड सेल्स जो होती है उनका काउंट क्या हो जाता है? ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। इसमें हमारी तीनों ब्लड सेल्स जो होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स, तीनों का काउंट क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। स्पॉन्जी बोन मैरो, अगर ये कंडीशन हो जाए तो भी हमारा क्या होता है? ये पैनसाइटोपिनिया को ही लीड करेगा। अब उसने पूछा है कि मैकेनिज्म बिहाइंड द, जब हमारा इन्फ्लामेशन होता है तो हमारी जो वेसल्स है, ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो हो रहा होता है। जब भी इनके अंदर अगर ब्लड फ्लो हो रहा होता है और अगर हमारा कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी हुई या फिर कुछ भी हुआ या एलर्जी कंडीशन हुई, तो उस वजह से क्या होता है? ये इन ब्लड वेसल्स की क्या होती है? एक तो इनका डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड क्या होता है? रुकने लग जाता है। दूसरा, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है, इनके एक्वापोरिस जो होते हैं वेसल्स के, वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, या हम बोले कि इन वेसल्स के से आउट हो जाता है। जब इनसे बाहर चला जाएगा तो ये किसको लीड करेगा? हमारा इडिमा को। इसलिए जहाँ पे भी हमारा ट्रॉमा होता है या फिर एलर्जिक रिएक्शंस होती है, वहाँ पे हमारे क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन तो होता है कि हमारा जब भी हमारी वेसल्स डायलेट होते हैं या वेसल्स की परमिएबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से हमारा फ्लूइड क्या होता है? हमारे वेसल्स जो होती है उनको लीव कर देता है या छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। रैकेट कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है? हमारे बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं? इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है?
इन्फ्लामेशन या एडिमा होता है। तो हमारा वेसोडाइलेशन जो होता है, यानी कि वेसल्स जो है वो क्या होते हैं, बढ़, उनकी साइज जो होता है, उनका डायमीटर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेसोडाइलेशन। और दूसरा इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी कि वेस्कुलर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्लड जो मतलब बह रहा होता है, वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, बाहर नहीं जाता, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन इन ट्रोमा की वजह से या एलर्जेंस की वजह से या फिर इन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, इनके अंदर इसकी परमिएबिलिटी जो होती है, वेसल्स की वॉल्स की जो परमिएबिलिटी होती है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। और जब ये फ्लूइड लीक करता है तो हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो हमारा इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब भी हमारा वेसोडाइलेशन होता है या वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस वजह से क्या होगा, हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा। तो ये था हमारा कि हमारी कैरेक्टर इसका एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से जो होता है क्या होता है, मतलब किसकी वजह से हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इज, कि हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या है, हम किसको बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके अंदर आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके अंदर हमारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। क्वेश्चन है कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इज, तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे फूड का बल्क जो होता है प्रोवाइड बल्क ऑफ फूड, यानी कि फूड जो बल्क में होता है, या प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो आ रहा है, इनकी वजह से हमारा फूड जो होता है मिलके बना होता है, इन तीनों से फूड मिलके बना होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, फूड का बल्क बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये जो होते हैं इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, मोर होता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स, और ये क्या होते हैं, हमें लेस अमाउंट में, ये हम बोले कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। तो ये थे हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। और क्यों, क्योंकि ये हमारे फूड का क्या बनाते हैं, बल्क बनाते हैं, इस वजह से। तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके एग्जांपल हैं विटामिन एंड मिनरल्स। और ये क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, जो हमारे कम अमाउंट में चाहिए, वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फूड कैटेगरी कम्स अंडर प्रोटेक्टिव फूड। जब हम फूड को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें एक टाइप होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग प्रीडोमिनेंट फंक्शन। प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट फंक्शन, जब हम फूड को क्लासिफाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शन ऑफ फूड, द फूड इज क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज। हम फूड को क्या करते हैं, तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी BULD, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरा हमारा होता है एनर्जी प्रोवाइडर फूड। तीसरा हमारा जो होता है, फर्स्ट वन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी प्रोवाइडर, और तीसरा हमारा होता है कि प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में वो फूड आता है जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी का मतलब बॉडी फॉर्मेशन होता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे प्रोटीन, जिनके अंदर हाईली प्रोटीन होती है, हाई प्रोटीन सब्सटेंसेस जो होते हैं, हाई प्रोटीन सब्सटेंसेस, वो हमारा क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आते हैं, जिनमें हमारे क्या होते हैं, पल्सेस है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, एग है, ये हमारा सारा किसके अंदर आते हैं,
बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर, यानी कि हम जब हम बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करते हैं तो ये जिनके अंदर हाई प्रोटीन होती है, प्रोटीन किसके लिए होती है, मसल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए प्रोटीन हमारी जो जिसमें हाई प्रोटीन वो बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर। एनर्जी के अंदर क्या आता है, जिस मतलब जिस फूड कंटेंट से या जिन फूड सब्सटेंसेज से हमें एनर्जी मिलती हो, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइडर फूड के अंदर आते हैं। उसमें कौन सा आता है हमारा, हमारे सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स हैं, हमारी शुगर है, उसके अलावा हमारा फैट है, एंड फैट एंड ऑयल्स, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे एनर्जी प्रोवाइडर के अंदर आते हैं। ये सारे हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अगला आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इनमें आते हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नहीं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स किसके अंदर आते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच फूड कैटेगरी कम्स अंडर प्रोटेक्टिव फूड, तो हमारा प्रोटेक्टिव फूड में कौन सा था, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स किसके अंदर आता है, हमारा प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। तो हमारा वेजिटेबल एंड फ्रूट, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी हमारा है प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, while providing care to a patient with hepatitis, जब भी हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो उसकी पेशेंट की केयर करने में नर्स को क्या स्पेशल प्रिकॉशन करना होगा। हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है जो वार्ड के अंदर एडमिट है और एक नर्स उसको केयर कर रही है, तो नर्स क्या केयर करेगी हेपेटाइटिस पेशेंट वाले के लिए। तो हम बात करते हैं पहले हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द हेपेटोसाइट्स, और हेपेटोसाइट्स कहाँ होती है, लीवर के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस के लिए वायरल कोज जो होता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस जो होता है मेजर होता है, और उसमें क्या होते हैं 5 वायरस जो होते हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने हैं, 5 वायरस। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो 2 वायरस हैं ये क्या होते हैं, हमारे फीको ओरल रूट के थ्रू फैलते हैं, फीको ओरल रूट के थ्रू। और हमारा जो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी, ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एनएसआई निडल स्टिक इंजरी से, जो हमारे इनकी वजह से ये होता है। हेपेटाइटिस डी जो होता है, हेपेटाइटिस डी हमेशा किसके लिए किसके साथ होता है, हमारा हेपेटाइटिस बी के साथ में, यानी कि हेपेटाइटिस डी कभी भी अकेला नहीं होता। अगर हमें हेपेटाइटिस डी होता है, हेपेटाइटिस डी क्या होता है, इसके अंदर इसका खुद का एनवल्प नहीं होता, तो ये क्या करता है, एज ए एनवल्प किसको यूज करता है, हेपेटाइटिस बी को। और हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी जब होता है तो हम जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो वो हमें किससे प्रिवेंट करता है, हेपेटाइटिस डी से भी प्रिवेंट करता है। यानी कि किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसको चांसेस है कि हेपेटाइटिस डी हो जाए, लेकिन हेपेटाइटिस डी कभी भी सिंगल नहीं होगा, कभी भी सिंगल नहीं होगा। और जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ये जो फीको ओरल रूट से फैलते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट होंगे किसमें, एक्यूट इनका इन्फेक्शन होता है। ऑलवेज इनका इन्फेक्शन कैसा होगा, एक्यूट होगा। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो है वो इन्फेक्शन होगा। हेपेटाइटिस बी और सी हमेशा किसमें हो सकते हैं, क्रोनिक भी हो सकते हैं, मे बी क्रोनिक इन फ्यूचर, कि अभी मान लो एक्यूट कंडीशन है लेकिन ये क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ई ए और हेपेटाइटिस ई ये कभी भी क्या होंगे, क्रोनिक कन्वर्ट नहीं होंगे, ये हमेशा कैसे ही रहेंगे, हमारे एक्यूट रहेंगे। यानी कि ये दोनों जो होंगे हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज ऑलवेज एक्यूट, कभी भी इनका क्या होगा, क्रोनिक मोड नहीं होगा, या कभी भी क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होंगे। जबकि हेपेटाइटिस बी एंड सी क्या होंगे, कैन बी कन्वर्ट इन क्रोनिक हेपेटाइटिस या क्रोनिक इन्फेक्शन, ये हमारा किसके अंदर हो सकते हैं, क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमारा इसने पूछा है कि नर्स जो केयर कर रही है हेपेटाइटिस की वो क्या करेगी, प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट से हो रहा है लेकिन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एयरबोर्न नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि ये नर्स नहीं करेगी। कैन यूज पोर्शन व्हेन ब्रिंगिंग फूड फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए अगर फूड ला रही है उसके लिए वो
प्रिकॉशन यूज करेगी तो ये भी क्या होगा, ठीक नहीं है। वियर मास्क एंड गाउन व्हेन एंटरिंग इनटू द रूम, ऐसा तो कोई इन्फेक्शन ही नहीं है कि जो मतलब हेपेटाइटिस ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जिसकी वजह से हमें वियर गाउन और मास्क पहनने की जरूरत हो, तो ये भी नहीं होगा। यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग बेडपान, हाँ ये हमारा जो है अभी हमने बात की कि जो कौन से रूट से फैलते हैं, फीको ओरल रूट से। और फीको ओरल रूट में क्या होता है, अगर कंटामिनेटेड वाटर या फूड जो होता है उसकी वजह से ये होते हैं। और हमारा जो फूड होता है, अगर पेशेंट का जो स्टूल जो होता है वो क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है। अगर नर्स अगर उसको बिना ग्लव्स के रिमूव कर रही है तो वो क्या करेगी, उस कंटामिनेटेड को, उस कंटामिनेशन को स्प्रेड करेगी, उस इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगी। इसलिए उसको क्या है कि हमारा यूज ग्लव्स वाइल रिमूविंग बेड पान, जब भी उस पेशेंट को अगर स्टूल मतलब जो स्टूल पास कर रहा है, अगर वो बेड रिडन पेशेंट है और बेड पे ही स्टूल पास कर रहा है, उसका बेड पान अगर नर्स हटा रही है तो वो क्या करेगी, हमेशा ग्लव्स पहनेगी ताकि उस इन्फेक्शन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा है मैक्रोसोमिक बेबी वेट इज। फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है, नॉर्मल बेबी वेट वो कितना होता है। नॉर्मल बेबी का वेट होता है 2.5 टू 4 किलोग्राम। कितना होता है, 2.5 टू 4 किलोग्राम। अगर लेस देन 2.5 किलोग्राम हो तो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। अगर वेट अगर 1.5 किलोग्राम से कम हो तो उसको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। अगर 1 किलो से भी कम हो तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। अगर इसी बेबी का वजन मोर देन 4 किलोग्राम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिक बेबी, मैक्रोसोमिक बेबी। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्रोसोमिक बेबी इज, तो मैक्रोसोमिक क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और सोमा वर्ड जो यूज होता है वो हम करते हैं बॉडी के लिए, यानी कि वो बच्चा जिसका वजन क्या है 4 किलो से ज़्यादा है, जिसकी बॉडी बड़ी है, जिसके बॉडी का वेट ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिक बेबी। और मैक्रोसोमिक बेबी कितना होगा, मोर देन 4 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 किलोग्राम से ज़्यादा, यानी 4 किलो से ज़्यादा का जब बच्चा होगा तो क्या होगा, मैक्रोसोमिक बच्चा होगा। मोर देन 3.5 किलो अप टू 4 kg क्या होता है, नॉर्मल। तो ये किसके अंदर आएगा, नॉर्मल के अंदर। और 3 किलोग्राम वाला भी नॉर्मल के अंदर। और मोर देन 4.5 की हमारे रेंज जो है वो कितना है, अप टू 4। अगर 4 किलो तक का है तो नॉर्मल, और मोर देन 4 तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें 2 कर्व होते हैं, इसको हम बोलते हैं वेट फॉर एज ग्राफ, वेट फॉर एज ग्राफ, या फिर हम इसको बोलते हैं परसेंटाइल चार्ट, परसेंटाइल चार्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट जो कर्व होता है वो 10th परसेंटाइल पे होता है, सेकंड कर्व 90th परसेंटाइल पे होता है। इसमें और क्या होगा, अगर बेबी का वजन इस एक साइड तो क्या होगा, इधर वेट होगा और इधर एज होगी। अगर किसी मान लो कि यहाँ पे अगर वेट हो और इस एज पे हो, और अगर इसका कर्व यहाँ पे है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये किसके बीच में है, 10th और 90th के बीच में। अगर इसी तरीके से ऐसे हो कि ये यहाँ पे हो और ये यहाँ पे हो, तो ये किससे ऊपर है, 90th से ऊपर, 90 से ऊपर है। और अगर कुछ इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे हो और ये कर्व इस तरीके से हो, यानी कि ग्राफ की एक वैल्यू यहाँ पे हो, एक वैल्यू यहाँ पे हो, एक वैल्यू यहाँ पे हो, तो जो 10 से नीचे है, जो लेस देन 10 है उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर एज पे बेबी का जो वजन है वो क्या है, उसके नॉर्मल से कम है, उसको बोलेंगे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज या SGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अगर ये इन दोनों के बीच 10th और 90th के बीच में है, यानी कि 10 और 90 के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज बेबी, AGA, एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज।
और अगर 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज बेबी वेट, तो इसका वेट कितना होता है? वेट बिटवीन 10 to 90 परसेंटाइल, बिल्कुल सही बात है। मोर देन 90 परसेंटाइल, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी को। अगर लेस देन 90 है तो ये किसको करेगा? APA को। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है, वो कितनी होगी? 10 से लेके 90 तक, इसके बीच में अगर होगा तो वो कैसा होगा? APA, यानी अप्रोप्रिएट फॉर अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। और अगर लेस देन 10 परसेंटाइल है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। तो हमारा जो राइट आंसर और करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेट बिटवीन 10 to 90 परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू एज। तो हमारा राइट आंसर इज फर्स्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोंड्रल इंडेक्स। पोंड्रल इंडेक्स क्या होता है? जब हमारा बेबी या फिटस जो वूम के अंदर ग्रो कर रहा होता है, तो उसके क्या होता है? हाइट और लेंथ दोनों बढ़ती है। हाइट इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, या फिर हम बोले कि वेट भी इंक्रीज होगा। अब क्या होता है कि इनमें से पोंड्रल इंडेक्स किसको शो करता है? कि अगर हाइट भी डिक्रीज हो जाए और वेट भी डिक्रीज हो जाए, हाइट और वेट डिक्रीज हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? IUGR। जिसका हाइट डिक्रीज और वेट डिक्रीज, उसको हम बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, इसके अंदर क्या होता है कि जो बेबी की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक जाती है। और IUGR जो है वो दो टाइप का होता है, या तो IUGR सिमेट्रिकल हो सकता है या एसिमेट्रिकल हो सकता है। क्या होगा? एक सिमेट्रिकल होगा, एक एसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल जो होता है, सिमेट्रिकल होगा फीटल कोज की वजह से। फीटल कोज यानी कि इसके अंदर जो कोज होंगे वो कैसे होंगे? फीटस की वजह से या फीटस की प्रॉब्लम की वजह से ये होगा। एसिमेट्रिकल जो होता है वो होते हैं मैटरनल कोज की वजह से, मैटरनल कोज की वजह से। यानी कि अब हम बात करें कि फीटल कोज में क्या हो सकती है? कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर किसी कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो कि फीटस की जो लेंथ है या वेट है जो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, या उससे एक पर्टिकुलर वेट के बाद और हाइट के बाद ना तो हाइट बढ़ती है ना वेट बढ़ता है। और इसी तरीके से मैटरनल कोज जो होते हैं, मैटरनल कोज में क्या हो सकता है? यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है? जो बेबी को है वो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। बेबी को ब्लड सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब बेबी को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या होगा? मैक्सिमम सप्लाई जो होती है वो किसको चली जाती है? ब्रेन को। इसलिए ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो तो रहती है नॉर्मल, लेकिन बाकी बॉडी जो होती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है? छोटा। तो यानी कि इसमें क्या होगा? हेड नॉर्मल होगा लेकिन बॉडी छोटी हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। और ये होता है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मैटरनल कोज जो भी होंगे वो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होंगे, और ये लीड करेंगे एसिमेट्रिकल को। यानी कि ये किसको लीड करेंगे? एसिमेट्रिकल को। जबकि सिमेट्रिकल जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी टाइम क्या होगा? कंजेनाइटल IUGR डेवलप होता है। इसमें क्या होगा कि जो होल बॉडी है, होल बॉडी अफेक्ट होगी विद ब्रेन, क्योंकि उस वक्त ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस वजह से होल बॉडी डेवलपमेंट होगी, तो क्या होगा? बेबी का सर भी छोटा होगा और बॉडी भी छोटी होगी, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल IUGR। तो पोंड्रल इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है कि पोंड्रल इंडेक्स क्या है। तो हम बात करते हैं कि पोंड्रल, इसने पूछा है ओनली फॉर्मूला कि पोंड्रल इंडेक्स क्या है। तो हम पोंड्रल इंडेक्स, तो पोंड्रल इंडेक्स है वेट इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर इंटू 100, लेंथ इन मीटर, वेट इन किलोग्राम इंटू 100, लेंथ इज इक्वल टू वेट, लेंथ इज लेस देन टू वेट। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे ये चारों ही फॉर्मूला है इनके अंदर ये चारों ही गलत है। इसमें एक होगा कि वेट ग्राम के अंदर और लेंथ सेंटीमीटर, और इसमें लगा लेना क्यूब, तब उसके बाद ये क्या होगा? सही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट सही। लेकिन कब?
जब वेट इन ग्राम लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100, यानी कि वेट इन ग्राम ओवर लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू में 100। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये किसका है, पोंड्रल इंडेक्स का। अगर इस पोंड्रल इंडेक्स की वैल्यू पी आई की वैल्यू अगर मोर देन 2 हो तो वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल IUGR होगा, सिमेट्रिकल IUGR। अगर पोंड्रल इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 2 हो तो इसको ये किसको शो करेगा, एज सिमेट्रिकल IUGR को। तो ये क्या था हमारा पोंड्रल इंडेक्स की वेट इन ग्राम लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू में 100, और इसका वैल्यू कितना होगा, मोर देन 2 तो सिमेट्रिकल IUGR, अगर वैल्यू लेस देन 2 देन इज एसिमेट्रिकल IUGR। तो ये था हमारा पोंड्रल इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गेस्टेशनल एज कैलकुलेटेड फ्रॉम। गेस्टेशनल एज ये कैलकुलेट की जाती है हमारी जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके फर्स्ट डे से, उसके फर्स्ट डे। अगर हम बोले कि अगर किसी फीमेल को 28 डे पे अगर वो अपनी UPT करती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और अगर वो पॉजिटिव होता है 28वें दिन, अगर एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल जिसकी 28 डेज की साइकिल है वो अगर अपना UPT करती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी गेस्टेशनल कितनी होगी, 4 वीक की। उसकी गेस्टेशनल कितनी होगी, 4 वीक की। और अगर दूसरी जो हमारी होती है गेस्टेशनल, एक गेस्टेशनल एज, एक होती है फीटल एज। फीटल एज काउंट करते हैं हम ओव्यूलेशन से, या हम बोले फर्टिलाइजेशन से। इसमें क्या होता है ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन में कि जो हमारा UPT अगर 28 डे पे पॉजिटिव है तो उसकी वो कितने वीक की प्रेग्नेंट होगी, 2 वीक की। यानी कि गेस्टेशनल एज तो फर्स्ट डे ऑफ LMP, फर्स्ट डे ऑफ LMP यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, और फीटल एज को करते हैं हम फ्रॉम ओव्यूलेशन, हम ओव्यूलेशन से काउंट करेंगे। तो हम GI को यानी गेस्टेशनल एज को, GA गेस्टेशनल एज क्या होगी हमारी, ओव्यूलेटरी एज या हम बोले फीटल एज प्लस में 2 वीक। अगर इसमें हम 2 वीक जोड़ दें गेस्टेशनल एज ओव्यूलेटरी एज के अंदर तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल एज। तो हमारा गेस्टेशनल एज को हम कब से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी, फर्स्ट डे ऑफ LMP। ओव्यूलेशन से ओव्यूलेटरी एज या फीटल एज, फर्टिलाइजेशन से वो सेम, और लास्ट डे ऑफ LMP से कोई वैल्यू मतलब कैलकुलेट नहीं करते, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट नेटल असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज इज डन बाय। यानी कि पोस्ट नेटल असेसमेंट का मतलब होता है कि हमारा बेबी बोर्न हो चुका है, बोर्न होने के बाद हम जो उसका असेस करते हैं तो इसमें 2 टाइप का इंडेक्स होता है। एक होता है अपगार स्कोर और एक होता है एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर। अपगार स्कोर तो जो होता है वो हम एट बर्थ करते हैं, एट बर्थ। एट बर्थ भी कब करते हैं, एक करते हैं फर्स्ट मिनट पे और दूसरा करते हैं हम 5th मिनट पे। मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो हमारा 5th मिनट वाला होता है। अगर 5th मिनट पे अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर इसको एवरी 5th मिनट में हम इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। और कब करते हैं, 3 टाइम्स, 5th मिनट, फिर उसके बाद 5th मिनट में करेंगे, फिर उसके बाद 5th मिनट में उसको रिपीट करते हैं। एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर क्या होता है, ये बेबी की जो फिजिकल मैच्योरिटी और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को असेस करने के लिए चेक करते हैं। ये इसके 2 क्राइटेरिया हैं, फिजिकल मैच्योरिटी को और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को असेस करते हैं। तो पोस्ट नेटल असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज इज डन बाय, एक होता है अपगार स्कोर, एट बर्थ करते हैं, GCS इमरजेंसी के अंदर करते हैं या ICU के अंदर करते हैं,
उसका पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करने के लिए, और उसके जो ब्रेन डेथ होता है या सीवियरिटी को असेस करने के लिए, ब्रेन डेथ को या सीवियरिटी को असेस करने के लिए। एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर करते हैं हम पोस्टनेटल असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज। इसके लिए हम करेंगे एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एक होता है GCSP, ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है, इसको मॉडिफाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड ग्लासगो कोमा स्केल। इसका पूरा नाम है GCS ग्लासगो कोमा स्केल माइनस प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, इसमें प्यूपिल के रेस्पॉन्स के हिसाब से इसमें वैल्यू होती है 0, 1, 2। अगर इसके अंदर क्या करेंगे, अगर बोथ प्यूपिल रिएक्टेड है तो हम उसको आंसर देंगे 0, मतलब -0 करेंगे। अगर 1 प्यूपिल रिएक्टेड 1 अनरिएक्टेड है तो -1, और अगर बोथ अनरिएक्टेड तो -2। तो ये हम इसको बोलते हैं मॉडिफाइड ग्लासगो कोमा स्केल या GCS माइनस प्यूपिलरी रेस्पॉन्स स्कोर। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर, यानी ENBS का जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी हमने बात की। इसके 2 क्राइटेरिया है ENBS का, एक फिजिकल मैच्योरिटी, एक न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। और इसका क्या होगा, फिजिकल मैच्योरिटी और न्यूरोमस्कुलर, तो इसका ऑप्शन सही होगा बोथ A एंड B। तो इसका राइट आंसर बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेंज ऑफ गेस्टेशनल एज इन ENBS, यानी ENBS की रेंज कितनी होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ हमारा एज होती है, दूसरी तरफ हमारा स्कोर होता है। इसमें क्या होता है, ये 20 वीक से और 44 वीक तक होता है, और इसमें स्कोर कितना होता है -10 to 50, यानी कि 20 वीक पे अगर है तो -10 से लेके और 50 तक इसका क्या होता है, स्कोर होता है। और इसी के स्कोर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके एज को असेस करते हैं। तो हमारा क्या है, रेंज ऑफ गेस्टेशनल एज 29 to 40 वीक नहीं, 25 to 42 वीक ऐसा भी नहीं है, 20 वीक to 44 वीक ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। 30 वीक to 37 वीक ये भी नहीं होगा। तो इसका जो रेंज कितनी होगी, 20 वीक to 44 वीक, और स्कोर कितना होगा -10 to पॉजिटिव या +50, ये इसका स्कोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। अभी हमने बात की थी ENBS की, एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर की। उसके अंदर 2 कंपोनेंट थे, फिजिकल मैच्योरिटी, एक न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। तो उसमें उस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, यानी कि न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका क्वेश्चन में पूछा कि कौन कौन से हैं, और हमें फाइंड आउट करना जो नहीं है, यानी एक को छोड़ के कितने सारे किसके अंदर आएंगे, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। तो कौन सा है जो इसके अंदर नहीं आता न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। पोस्चर इसके अंदर आता है, स्क्वायर विंडो, ये जो हमारा स्क्वायर विंडो मतलब रिस्ट जो एंगल होता है उसको हम स्क्वायर विंडो बोलते हैं, और ये किसके अंदर आता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। आर्म रिकॉइल ये भी उसके अंदर आएगा, पोप्लिशियल एंगल ये भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, स्कार्फ साइन ये भी आता है, और हील टू ईयर जो हमारा हील टू ईयर जो मूवमेंट होता है वो भी किसके अंदर आता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। तो हमारा आंसर होगा लेन्यूगो। लेन्यूगो किसके अंदर आते हैं, हमारे फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर, फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। एक्सेप्ट इसके अलावा ये बाकी जितने भी हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। ये जो 6 कंपोनेंट्स हैं ये किसके हैं, हमारे न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के। यानी कि इन 6 के अलावा जो 7वां हमारा लेन्यूगो है ये किसके अंदर आता है, हमारा फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन फिजिकल मैच्योरिटी एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। तो हमारा उसमें क्या था, स्किन फिजिकल मैच्योरिटी में आता है, लेन्यूगो भी इसके फिजिकल मैच्योरिटी में, प्लांटर सरफेस, ब्रेस्ट,
आई, ईयर और जेनाइटल्स, ये हमारे किसके अंदर आते हैं? सारे फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर, फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। अभी हमने जस्ट लास्ट बात की थी कि स्कार्फ साइन जो होता है, स्कार्फ साइन, ये किसके अंदर आता है? न्यूरो मस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। किसके अंदर आएगा? हमारा न्यूरो मस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। तो इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर? स्कार्फ साइन, यानी ऑप्शन नंबर 7। ये किसका राइट आंसर है? कि ये किसके एग्जाम्पल है? हमारा न्यूरोमस्कुलर का। और पूछा क्या है? फिजिकल मैच्योरिटी का, कि जो फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कंपोनेंट हैव स्कोर 5, यानी हमारा कौन सा कंपोनेंट है जो 5 स्कोर रखता है? एक कंपोनेंट हमारा इंक्लूड होता है फिजिकल मैच्योरिटी से, और दूसरा जो हमारा है, एक कंपोनेंट किससे आएगा? हमारा न्यूरोमस्कुलर से। एक कंपोनेंट हमारा न्यूरोमस्कुलर से आएगा। तो जो हमारा फिजिकल मैच्योरिटी से है वो उसमें क्या आएगा? स्किन। स्किन को हम कितना स्कोर देते हैं? 5। और न्यूरोमस्कुलर जो होता है उसमें हमारा होता है पोप्लिशियल एंगल, यानी कि हमारा स्कोर 1 2 3 4, बाकी सारे कंपोनेंट 4 तक होते हैं, लेकिन जो 5 वाला होता है उसमें 2 आते हैं। एक होता है स्किन जो कि फिजिकल मैच्योरिटी से, और एक होता है हमारा पोप्लिशियल एंगल, और ये हमारा होता है न्यूरोमस्कुलर से। तो जिनको हम 5 क्या देते हैं? स्कोर देते हैं। बाकी सारे कितने? मैक्सिमम 4 स्कोर तक होते हैं। तो इसमें क्या है? पोप्लिशियल एंगल इसको भी देंगे, स्किन इसको भी देंगे, और स्कार्फ साइन नहीं, स्कार्फ साइन को नहीं देते, तो स्कार्फ साइन नहीं होगा। और बोथ 1 एंड 2 बोथ, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, 1 एंड सेकंड बोथ। तो इसमें हमारा पोप्लिशियल एंगल और स्किन जो होता है, इनको हम कितना देते हैं? मैक्सिमम स्कोर इनका 5 होता है।